हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विद सचिन सर। आज जैसे कि कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास थी हमारे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी 2 किताबें हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में बताया था कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सेक्शन में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, शीत युद्ध का दौर, जो कि पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति के अंदर। इसके अंदर शीत युद्ध का दौर, जो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप लोगों के बार बार पेपर में आते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं। जैसा कि सबसे पहला शीत युद्ध क्या है वो आप इसमें पढ़ेंगे। युद्ध से आप वैसे सोच रहे होंगे युद्ध जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन शीत युद्ध क्यों, तो वो भी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा उपमहाद्वीप है, मिसाइल संकट जो आप पढ़ेंगे अभी। इसके अंदर अभी टॉपिक्स आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। उसके बाद एक है इसके अंदर गुट निरपेक्ष। अब गुट निरपेक्ष क्या है वो भी टॉपिक इसके अंदर है। ऐसे में आपको सारे चैप्टर अभी धीरे धीरे आपको टॉपिक करा दिए जाएंगे। दूसरा है हमारा नेक्स्ट 2 महाशक्तियों का युग का आरंभ। 2 महाशक्ति जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका। नेक्स्ट है आपका शीत युद्ध के दायरे में क्या क्या आते थे उसके अंदर, कब से कब तक चला। नेक्स्ट है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसके अंदर कुछ गुट ऐसे थे जो ना तो किसी महाशक्ति में शामिल होना, अमेरिका में शामिल होना चाहते थे, और ना ही वो सोवियत संघ में शामिल होना चाहते थे। तो नव स्वतंत्र राष्ट्र, तो उनको पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर एक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नामक एक बनाया गया था, जिनका काम था उनको कैसे बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, मतलब विश्व राजनीति में शीत युद्ध ने क्या क्या रूप लिया उसके अंदर। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। जैसे कि आपको बताया जाता है आपका चैप्टर ये है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के अंदर होता है कि शीत युद्ध क्या। तो शीत युद्ध है क्या। युद्ध से जैसे कि आप खुद परिचित हैं कि युद्ध एक बहुत भयंकर कहीं लड़ाई है। और शीत का अर्थ क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं तासीर की ठंडी पड़ जाना। तासीर का अर्थ होता है कि जहां पर युद्ध जैसा वातावरण तो है परंतु युद्ध नहीं है, तो उसे ही कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने कह दिया है शीत युद्ध। लेकिन आजकल आप लोगों की उस परिभाषा में बदलाव है, क्योंकि समय परिस्थितियां हमेशा बदलाव होता है। तो यहाँ पर जो आपकी परिभाषा कुछ आ रही है कि रक्त रंजित के स्थान पर, रक्त रंजित का अर्थ होता है कि जहां पर खून खराबा ना हो, जहां पर खून खराबा ना हो, तो रक्त रंजित के स्थान पर प्रतिद्वंदता, तनाव, ईर्ष्या, अविश्वास आदि की स्थिति बने रहने को शीत युद्ध कह दिया है। रक्त रंजित मतलब जहां पर खून खराबा नहीं है। अब जब खून खराबा नहीं है तो वहां पर क्या है, वहां पर है कंपटीशन आपस में लोगों में। अब लोग यहां पर कौन है, 2 महाशक्तियां हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरा, आपस में तनाव की कमी है, विश्वास नहीं है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर शीत युद्ध की स्थिति बन रही है। शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच में हुआ था, अमेरिका यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। अमेरिका जो कि पूंजीवाद का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक। शीत युद्ध जो कि आपका 1945 से लेकर 1945 से लेकर 1991 तक चलता रहा, इसको ही हम शीत युद्ध भी कहते हैं। अब शीत युद्ध के अंदर कुछ लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला है। कुछ लोगों का मानना है कि जो शीत युद्ध था वो अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक ही सीमित था, क्योंकि हमने शीत युद्ध के अंदर किसी भी शस्त्र का, हथियार का, परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने केवल वहां पर धमकी दी। तो कुछ लोगों ने उसको धमकियां भी कही थी। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा था कि इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया था, इस युद्ध में केवल
दो महाशक्तियों के बीच में विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा कि अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखेंगे तो हम ही बड़े कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो अमेरिका था पूंजीवाद का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था, जो ये दिखाता था कि मेरा ही वर्चस्व ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये शीत युद्ध का तनाव बना रहा और कुछ लोगों ने इसके बारे में और भी कहा है कि जो शीत युद्ध है एक प्रकार का वाक युद्ध था। वाक युद्ध का अर्थ होता है स्पीच वॉर। स्पीच वॉर मतलब जो कि हम बोल कर करते हैं, जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से भी लड़ा गया है। मतलब हमने इनके माध्यम से भी लोगों को धमकी दी है। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली है और ना ही कोई घायल हुआ है और ना ही किसी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए इसको शीत युद्ध बोला जाता है, क्योंकि शीत युद्ध के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ है, बस केवल वो धमकियां थी। वहां पर अपने विचारों को, अपने विचारों को बस हमेशा ऊपर रखने के लिए शीत युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये आपके टॉपिक खत्म हो गया है, शीत युद्ध क्या था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है द्वितीय विश्व युद्ध के गुण। द्वितीय विश्व युद्ध आपको जैसे कि पता ही होगा, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 14 to 18 में हुआ था। उसी तरह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जो हुआ था 1939 39 से लेकर 45, 1939 से लेकर 1945, जिसके अंदर राष्ट्र अलग अलग गुटों में बढ़ चुके थे। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सबसे पहला जो था वो था मित्र राष्ट्र। ये जो टॉपिक है आप लोग इसको नोट भी कर रहे हैं अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि यही आपको आगे काम आएंगे। एक एक नंबर में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन आया था ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे उनके नाम बताइए, ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश थे उनके नाम बताइए। तो आप ये यहाँ से इसको क्लियर भी कर लें और लिखते भी जाएं। ठीक है, तो पहला मैं आपको बता रहा था कि मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र जिसमें सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है जी। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, जिसके अंदर सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर जो कि मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर उन्होंने ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से थे, जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष कर दिया। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करा रहे क्यूबा मिसाइल संकट। हाँ, अब ये जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा को मैं थोड़ा सा आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत इजी है और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है और 6 नंबर के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि लगभग 99% आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये 2 में है, 4 में है, 6 में, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही है आप लोगों का। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखें, मैं आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी जो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है उस किताब के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर आपको दिया हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट का ये आपको पूरा पैरा। अगर आप इसको अच्छी तरह रीड कर लेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो आपको बहुत ही इजी तरह समझ में आ जाएगा और एक बार में समझ आएगा, बार बार आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब मैं आपको समझा दूँ टॉपिक तो उसके बाद में आप उसको अपने हाथ से खुद लिखें, किसी में से ना देखें, और उसको ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पे दिया हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट, ये आप देख रहे हैं पेज, ये एनसीईआरटी की बुक में या जो भी आपके पास बुक है। अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो कल मैंने आपको बताया था कि ई पाठशाला गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ फाइल के अंदर अवेलेबल इजीली हो जाएगा, तो आप वहां पर देख लेंगे। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अब क्यूबा मिसाइल संकट ये है क्या? क्यूबा मैंने आपको बताया था कि क्यूबा जो कि क्या है, एक उप महाद्वीप है। अभी आप देख रहे हैं यहां मैंने आपको केवल 3 देश बनाए हैं,
जहां एक तरफ मैंने आपको दिखाया है अमेरिका, दूसरी ओर अमेरिका के पास में बनाया मैंने क्यूबा, और उससे थोड़ा सा दूर बनाया है मैंने आपका यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ। अब ये जो युद्ध हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट, ये जो युद्ध हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, ठीक है। कब हुआ था? 1960 के दशक के अंदर। उस समय क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये कई बार एक नंबर में पूछा जाता है कि जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था तो उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? फिडेल कास्ट्रो। अब जब अपनी किताब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की या जो भी आपके पास है तो उसके अंदर इसका नाम दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर ध्यान से देख लें और इसको नोट डाउन करके चलें। तो क्यूबा संकट उस समय जब हुआ था तो क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था फिडेल कास्ट्रो, ठीक है जी। और अमेरिका, अमेरिका के भी नेता थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था? जॉन एफ कैनेडी। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप देख लें एक बार, अपनी किताब के अंदर भी दिया हुआ है। ये अमेरिका के थे और सोवियत संघ के जो नेता थे उनका नाम था निकिता खुरुश्चेव। क्या नाम था? निकिता खुरुश्चेव। किताब में आपका दिया हुआ है सब कुछ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप देखते रहे तो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा जो कि अमेरिका से सटा हुआ, ये दिखा दिया है मैंने आपको, जो कि अमेरिका से सटा हुआ छोटा सा उपमहाद्वीप था। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा उपमहाद्वीप था। अब पड़ोसी है तो साथ तो इसी का देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यूबा साम्यवादी प्रभावित देश था। साम्यवादी कौन है? यहाँ पर आप देख रहे हैं सोवियत संघ। जरूर अमेरिका के पास में अमेरिका सटा हुआ है, लेकिन जो मित्र था क्यूबा किसका था? सोवियत संघ का मित्र था। ध्यान रखिएगा, जो क्यूबा था वो साम्यवादी देश था, ठीक है जी, ध्यान रखें इसको, क्यूबा साम्यवादी देश था। दूसरा यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोवियत संघ को शुरू से एक ही आशंका थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसको अपने साथ ना मिला ले। तो जिसके कारण सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को, जैसा कि मैंने बताया साम्यवादी देश था, तो उसके लिए वो उसको कूटनैतिक सहायता, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता, खनिज सहायता, सैनिक सहायता, ये सब इसको देता था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी तरफ करना था। सोवियत संघ का मकसद क्यूबा के साथ दोस्ती करने का एक ही था, वो ये चाहता था कि मैं कभी भी अमेरिका से अगर लड़ता हूं तो मुझे उसके पास में ही कुछ ना कुछ ठिकाना ढूंढना होगा, जिसके लिए सोवियत संघ ने क्यूबा से दोस्ती की और क्यूबा के ऊपर एक मिसाइल तैनात कर। ये आप देख रहे हैं, ये मिसाइल है। सोवियत संघ ने क्यूबा के ऊपर अमेरिका को नष्ट करने के लिए एक मिसाइल तैनात कर दी, ठीक है, जिसका पता अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के ऊपर है तो अमेरिका को इस बात की जानकारी 3 हफ्ते बाद पता चली कि सोवियत संघ ने मुझे तबाह करने के लिए क्यूबा के ऊपर मिसाइल को तैनात कर दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका इतने निकटतम निशाने पर था, क्योंकि सबसे नजदीक कौन था? क्यूबा। तो इसलिए यहां पर तैनात किए ताकि आराम से इजीली
हम इसको नष्ट कर सके, तो पहली बार अमेरिका इतने निकटतम निशाने पर था। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका को इस बात की खबर 3 हफ्ते बाद पता लग चुकी थी कि सोवियत संघ ने अपने हथियारों को, अपनी मिसाइल को, अपने परमाणु हथियारों को क्यूबा पर तैनात कर दिया है उसको नष्ट करने के लिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे कि जिससे दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई परमाणु युद्ध हो। ठीक है जी। क्योंकि दोनों ही देश, सोवियत संघ ने इसकी तरफ रुख तो कर दिया, लेकिन अब अमेरिका नहीं चाहता था कि वो उससे लड़े। अगर लड़ता है तो बहुत ही परमाणु भयानक रूप ले लेगा जो कि पूरे विश्व को नष्ट कर देगा। तो इसीलिए यहां पर उसके सलाहकार और वहां के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ये डिसीजन लिया कि हम किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण पूरे विश्व का नाश हो। जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका के जंगी जहाज के बेड़े सोवियत संघ को रोकने के लिए जाए, लड़ने के लिए नहीं, केवल उसको रोकने के लिए जाए। और अमेरिका सोवियत संघ को बताना चाहता था कि मामला गंभीर है, अगर युद्ध हुआ तो बहुत परेशानी आएगी। जिसके कारण क्या हुआ कि इसी चीज को यहां पर इन्होंने कहा है क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि इस संघर्ष में पूरे देश अशांत हो चुका था। अब वहां पर शांति नहीं रही थी। उनको देखने लगा अगर युद्ध होता है तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। तो पूरे देश में अशांति फैल चुकी थी। यह जो टकराव था कोई साधारण युद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दो महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अतः दोनों पक्षों ने फैसला लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। जिसके बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली कि अब युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जब दो महाशक्ति लड़ती हैं तो पूरे विश्व का ही नाश हो जाता है। तो इसलिए दोनों जब डिसीजन लिया तो पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने एक चैन की सांस ली और सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति को धीमा कर लिया या अपने जो जहाज, जो हथियार, जंगी जहाज के बेड़े भेजे थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। इसे ही कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट आपके पहले चैप्टर शीत युद्ध के दौर में इसलिए है कि यहां भी आपने देखा कि हथियार तैनात थे, इसने भी जंगी जहाज के बेड़े भेजे और इसने भी भेजे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे शीत युद्ध के दौर में भी कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ, युद्ध की परिस्थिति तो थी लेकिन युद्ध नहीं हुआ। तो आज ये आपका टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट में समाप्त हो गया है और आप इसको ध्यान से एक बार देख लें। और मैंने छोटे छोटे से आपके देखिए टॉपिक बनाए हुए हैं, अगर आप देखते हैं तो इस तरह के ये जो टॉपिक हैं ये आप पॉइंट्स में बने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जब आप किताब पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी तो उसमें दिया हुआ है, उसमें से ये पॉइंट्स बना लें। कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर वहां लिखा हुआ है और आप मेरे को व्हाट्सएप करके या किसी भी तरह जानकारी ले सकते हैं, या उसमें डिस्क्रिप्शन में आपका लिखने के लिए आता है। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको पीडीएफ फाइल भी वहां पर दे दूंगा। तो एक बार आपको अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो देखेंगे और एनसीईआरटी जरूर इसके अंदर देखें। ठीक है, थैंक यू। ये आपका क्यूबा मिसाइल संकट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जापान पर परमाणु हमला। अब जैसे कि आपको पता है और अभी ये जो पेपर गए हैं जो अभी जल्दी में हुए थे उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अमेरिका के द्वारा जापान पर जो हमला हुआ था परमाणु हथियार, उसमें 2 बम जो गिराए थे वो परमाणु बम कौन कौन से थे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए। ठीक है, अब ये 2 के आपको नाम लिखने थे। 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन था, खाली 2 लिखने थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं कि 2 परमाणु हथियारों के नाम बताइए जो कि अमेरिका ने जापान के शहरों पे, तो लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, क्या नाम था? हिरोशिमा में जो गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर उसका नाम था
फैट में, ठीक है। इसकी डेट भी यहाँ मेंशन कर दी है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। बिल्कुल खाली डेट में इसका डिफरेंस है, अगस्त के महीने में ये भी हुआ था, 1945 में भी हुआ था, एक 6 को और एक 9 को। अब हम आपको बताएं जैसे कि अब हमारे यहाँ पर हथियार, अब वहां पर आज भी लोग बहुत ही परेशान हैं, वहां पर लोग आज बच्चे अपंग पैदा होते हैं जापान के अंदर। तो उस समय जो बम की क्षमता थी ज्यादा नहीं थी, मात्र 15 से 21 किलो टन। और आज की डेट में जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, वो हजारों टन में होता है। और यहाँ पर तो मात्र हमने 15 से 21 किलो टन लिया था और आज हजारों पहुंच चुका है, यहाँ 15 और 21 किलो टन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जब अमेरिका ने जापान के शहर के ऊपर जब बम गिराया तो यहां पर कुछ देशों ने, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका की आलोचना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया था। आलोचना ये थी क्योंकि जब जापान आत्मसमर्पण कर रहा था तो अमेरिका ने उस पर हमला क्यों किया। इसलिए कुछ देशों ने, कुछ आलोचकों ने उसकी आलोचना की कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो तुमने बम क्यों गिराया, उसकी तो आवश्यकता थी ही नहीं। फिर कुछ अमेरिका पक्ष में बोलता है कि मुझे द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त करना था, तो जल्दी समाप्त करने के लिए मैंने बम गिरा दिया, क्योंकि वो कहता था कि मुझे जल्दी युद्ध समाप्त करना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, बहुत जानमाल की हानि पहले हो चुकी थी, तो उससे बचने के लिए मैंने जल्दी युद्ध समाप्त कर दिया और मैंने जापान के शहरों के ऊपर 2 बम गिरा दिए ताकि वो जल्दी से नष्ट हो जाए। अब लेकिन अमेरिका का जो मेन उद्देश्य था बम गिराने का, वो ये नहीं था जिसमें बताया गया है आपको कि भाई वो जल्द युद्ध समाप्त करना चाहता था, नहीं, वो ये दिखाना चाहता था विश्व को कि यहाँ पर आज एक ही महाशक्ति है और वो है अमेरिका। इसीलिए अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारा चैनल है ओरिएंटल क्लासेस पॉलिटिकल साइंस विद सचिन सर, यहाँ पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी दें, क्योंकि आपको पता है इस समय लॉकडाउन के कारण आपकी कोई भी क्लास नहीं हो पा रही है, तो मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और हमारे इस चैनल ओरिएंटल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।